अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब मैं लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन देखती तो हसरत करती कि काश मेरे पास भी फ़ोन हो। इस मकसद के लिए मैंने अपने जेब खर्च से रकम भी जमा की, मगर मैं ना ले सकी कि अम्मी अब्बू ने इजाज़त नहीं दी। 1 साल बाद जब मैंने 8वीं जमात एजाज़ी नंबरों से पास कर ली तो वाले साहब ने पूछा, बोलो नैनी तुमको क्या तोहफ़ा चाहिए। मैंने फ़ौरन कहा, अब्बू जान मुझको मोबाइल फ़ोन ले दीजिए। वो एक बार की सोच में पड़ गए, लेकिन फिर मेरे शौक़ को देखते हुए उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी और मुझे मोबाइल लेकर दिया ताकि मैं अपनी सहेलियों से बात कर सकूं। बहुत खुश थी चूँकि ये चीज़ मेरी मनपसंद थी। इस तोहफे को पाकर गोया मैं हवाओं में उड़ रही थी। उन्हीं दिनों स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गईं। तभी हम सब ने फूफी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। हम पहली बार जा रहे थे क्योंकि इससे पहले हमारा कोई ख़ास आना जाना नहीं था। अम्मी अब्बू और छोटी बहन के साथ मैं कराची पहुंची। वहाँ सारे अजीज़ बहुत खुश होकर मिले। उन्हीं में आमिर भी था जो मेरा सबसे खूबसूरत और खुश गुफ्तार कज़न था। हम वहाँ 2 माह रहे। इसी असना में मेरी और आमिर की अच्छी खासी ज़हनी हम आहंगी हो गई। हम घंटों बातें करते और वो रोज़ हम लोगों को अपनी गाड़ी पर सैर कराने ले जाता। हॉक्स बे, क्लिफ्टन और कई पार्कों में गए। इसके साथ गुजरा हुआ वक्त किस कदर हसीन था, इन लम्हात को मैं भी भुला नहीं सकती। जब हम कराची से रुखसत हो रहे थे वो बहुत उदास था, जैसे उसे हमसे बिछड़ने का बेहद गम हो। जब गाड़ी चलने लगी वो कहने लगा, उकाशा मुझको अपना मोबाइल नंबर दे दो और मेरा नंबर ले लो ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। मैंने कहा ठीक है। तभी उसको नंबर दे दिया। मुझे क्या पता था कि वो मेरा नंबर क्यों मांग रहा है। जब वापस अपने शहर आ गई तो यूं लगा जैसे दिल खाली खाली है, जैसे अपनी कोई बहुत कीमती चीज़ कराची भूल आई हूँ। ये दरअसल आमिर के साथ गुजरे हुए दिनों की याद थी जो मुझको चैन नहीं लेने दे रही थी। अब दिन रात मुझको उसकी याद सताने लगी। फ़ोन पर बात होती तो कुछ चैन मिलता, वरना किसी काम में दिल ही नहीं लगता था। 1 माह तक हम यूं ही गाहे गाहे बात करते रहे, मगर इसके बाद एक रोज़ अचानक ही आमिर ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान थी। हर वक्त फ़िक्रमंद और उदास रहती कि खुदा जाने क्यों आमिर ने फ़ोन बंद किया है। जबकि एक दिन बात ना होती तो वो शिकवे करने लगता था। खुदा खैर करे। मैं दिल ही दिल में दुआ करती रही। 1 हफ्ता गुजर गया कि मैं नीम मुर्दा सी हो गई, मगर शुक्र के फिर उसका SMS आ गया, उकाशा कैसी हो। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे बगैर मैं कैसी हो सकती हूँ। उसने कहा, क्या मतलब। छोड़ो, तुम सुनाओ कि तुम कैसे हो। मैंने टालते हुए कहा, इतने दिन से फ़ोन बंद क्यों किया हुआ था। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। उसने बताया। फिर अचानक ही एक अनोखी बात कह दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने बेसाख्ता कहा हाँ, और फिर खुद ही शर्मसार हो गई। उकाशा, ये दिन मैंने कैसे गुजारे क्या बताऊं। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती आमिर। बेइख्तियार मुँह से निकल गया। लेकिन आमिर फूफी तुम्हारी शादी कहीं और ना कर दें। तभी उसने कहा, हाँ उकाशा, घर वाले मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। धीरे धीरे उसका ख्याल मेरे दिल में घर करता गया। फिर मेरा यह हाल हुआ कि जिस रोज़ उससे बात ना होती, खूब रोती, खाती और ना कुछ पीती, बस सिसकती ही रहती। मैं उसके लिए जान तक देने का सोचने लगी। अक्सर इससे बस एक ही सवाल करती, आमिर हमारी शादी कब होगी। क्या तुमने फूफी से मेरे बारे में कुछ कहा। वो कहता, कह दूंगा, पहले तुम तालीम तो मुकम्मल कर लो और मैं भी तालीम मुकम्मल करके जॉब पर लग जाऊं। गर्ज इस तरह की बातों में 1 साल गुजर गया। इस बार स्कूल में 10 दिनों की छुट्टियां हो गईं तो मैंने फ़ौरन फूफी के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया और अम्मी से ज़िद करके वहां जाकर ही दम लिया। वहां पहुंचकर मुझे एक बहुत ही बड़ी खबर सुनने को मिली कि आमिर की शादी अचानक ही अपनी खालाजाद से हो गई है। अम्मी ने पूछा, हमें बुलाया क्यों नहीं। तो फूफी वजाहत करने लगीं कि बस लड़की वालों की वजह से जल्दी में शादी करनी पड़ी और हम किसी को ना बुला सके, लेकिन कुछ दिनों बाद धूमधाम से वलीमा करेंगे और सबको बुलाएंगे। ये खबर सुनकर मैं बेहाल हो गई। अम्मी ने पूछा, दुल्हा दुल्हन किधर हैं। फूफी ने बताया कि वो हनीमून मनाने मरी गए हैं। ये सुनकर मैं कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके खूब रोई। अगले रोज़ आमिर और सोबिया आ गए। मैंने मौका पाकर उससे पूछा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया। कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ उकाशा, क्योंकि 2 साल पहले अम्मी ने सोबिया को पसंद कर लिया था। जब मैंने तुम्हारे लिए इनसे कहा तो वो बहुत नाराज़ हुई। तभी अम्मी की खुशी की खातिर मुझको इनका हुक्म बजा लाना पड़ा।
क्या करता, माँ को नाराज़ कैसे करता, ये आमिर की तावीलें थीं। रात को थोड़ी देर के लिए वो बाहर चला गया तो मैं सोबिया के पास जा बैठी और उससे पूछा कि क्या आप दोनों की पसंद की शादी है। तभी उसने नखुवत से फरमाया, हम 5 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी मंगनी को भी 3 बरस हो चुके हैं। जहाँ तक तुम्हारा मामला है तो मुझे इल्म था कि आमिर से तुम फ़ोन पर बातें करती हो। इस बात पर मेरा आमिर से झगड़ा भी हुआ था। उसने मुझसे कहा कि मैं मोबाइल पर चाहे लाख लड़कियों से बातें करूं, लेकिन शादी तुमसे ही करूंगा। भला फ़ोन पर बातें करने वाली लड़कियों का क्या भरोसा, जब मुझसे चैट कर सकती हैं तो दूसरे लड़कों से ताल्लुक़ रखने में क्या शर्म करती होंगी। इसलिए तुम सोचना भी मत कि मैं ऐसी वैसी लड़की से शादी करूंगा। सोबिया ने हकारत से कहा तो मुझको ऐसा लगा कि वो मुझको अपने पाँव की जूती समझती है। दिल और भी खून हुआ उससे बात करके। नाहक खुद को मजीद उसकी नज़रों में गिराया कि वो तो उसकी दुल्हन थी और मैं एक सवालिया निशान थी। उसकी बातों पर मेरा दिल जल गया। यकीन न आता था कि आमिर ने कज़न होते हुए क्यों मुझे धोखा दिया। जब दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका और ज़िंदगी फजूल शय नज़र आने लगी, तब अब्बू की बात याद आई कि बेटी, कोई और तोहफ़ा ले लो मगर मोबाइल ना लो। लड़कियों के लिए ये तोहफ़ा अच्छा नहीं होता क्योंकि अभी तुम कम उम्र हो। सोचती थी मेरे पास ना मोबाइल होता और न मैं इस तबाही में पड़ती। बेशक ये काम की चीज़ सही, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, ख़ुसूसन लड़कियों के लिए। इस बार हम 6 दिन वहाँ ठहरे थे, मगर ये 6 दिन मेरे लिए 6 सदियों के बराबर हो गए। अपने महबूब को अपनी आंखों के सामने उसकी दुल्हन के साथ हंसते बोलते देखना किसी तरह भी मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। सोचती थी ना हक कराची का सफ़र किया, फूफी के घर से क्या मिला, दामन में अंगारे ही भर कर लाई। अपने शहर वापस आ तो गई, मगर किसी पल चैन नहीं आ रहा था। बार बार मोबाइल उठाती थी और बगैर नंबर मिलाए रख देती थी। उंगलियों को आमिर का नंबर मिलाने की आदत जो पड़ गई थी, मगर इस बेवफा ने तो एक बार भी पलटकर फ़ोन ना किया कि तुम कैसी हो और किस हाल में हो। जो किसी से प्यार नहीं करते वो उसका ख्याल भी नहीं करते। वो सोबिया के साथ अपनी नई ज़िंदगी की खुशियों में मगन था, क्योंकि उसकी बीवी उसकी पसंद भी थी। मेरे साथ मोबाइल पर बातें महज दिल लगी थी। यही नहीं सोचा कि उसकी दिल लगी किसी की जान भी ले सकती है। जिस शख्स से धोखे की तवक्को ना थी, उसने धोखा दे दिया। अब तो दोस्ती के लफ्ज़ से भी मुझको खौफ सा आने लगा था। जबकि दिल की ऐसी कैफियत हो तो इंसान को उस वक्त सबसे ज़्यादा दोस्त ही की ज़रूरत होती है। मैंने दोस्ती से एहतियात बरती। फिर भी एक लड़की से दोस्ती हो गई जिसका नाम बानो था, और वो हमारे बराबर वाले मकान में आकर रहने लगी थी जो अरसे से खाली पड़ा था। पहले ये लोग गांव में रहा करते थे, मगर पिंडी आना जाना रहता था। बानो के 3 भाई थे और वो उनकी इकलौती बहन थी। शुरू में वो कम आती जाती, मुझे बहुत दिल गिरफ्ता पाया तो ज़्यादा आने जाने लगी। कुछ लोगों का खुदा की तरफ से किसी की गमगुसारी करने का मलका हासिल होता है। बानो भी उन्हीं लोगों में से थी। उसने निहायत तवज्जो और तरीके से मेरे दिल को अपने गिरफ्त में ले लिया और मैंने उसको अपना गमगुसार ही नहीं राजदार भी बना लिया। उसने मुझको तसल्ली दी और प्यार दिया तो दिल से मनोबोझ हल्का हो गया। और फिर मैं बानो से इस कदर मानूस हो गई कि उसके बगैर वक्त कटता नहीं था। जब वो आ जाती और मैं बेवफा आमिर की बातें करती, यादें दोहरा लेती, तो मुझे सुकून मिल जाता। पहले तो मुझे सिर्फ अपना दुख ही सबसे गरां लगता था, किसी और को भी कोई दुख होगा ये जानने की सही ना की। लेकिन जब बानो से खूब कुर्बत हो गई तो एक रोज़ उसे रंजीदा पाकर मैंने तवज्जो की और पूछा, बानो तुम भी चुप रहती हो, बताओ तो सही तुम्हें क्या दुख है। पहले तो उसने टालना चाहा, मगर मेरे इसरार पर बताया, जिन दिनों मैं स्कूल में पढ़ती थी इकराम भी साथ पढ़ता था। वो हमारे पड़ोसी चाचा इनाम का बेटा था और हम बचपन में इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए थे। चूँकि हम दोनों का बचपन था, इसलिए ज़िंदगी की ऊंच नीच के बारे में इतना नहीं जानते थे। यूँ कहिए कि बस हमारी दोस्ती मासूम सी थी। मैंने मैट्रिक पास किया तो खाला इंग्लैंड से आ गई और उन्होंने अपने बेटे आसिम के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। अम्मी अब्बू ने फ़ौरन हाँ कर दी। मैं आसिम से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मी की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं खाला की बहू बनूं और इंग्लैंड जाऊं। लिहाजा उनके आगे मेरी एक न चली। यूँ मेरी शादी आसिम से हो गई। मेरी शादी से इकराम को धचका लगा, लेकिन क्या करता, वो बस देखता रह गया। इंग्लैंड जाकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। नया माहौल, नया मुल्क था। फिर आसिम भी मुझसे राज़ी ना था। यहाँ उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थीं। वो सारा वक्त उनके साथ गुजारता और मैं मशरकी माहौल की परवरदा सब कुछ खुली आंखों से देखकर भी चुप रहने लगी थी।
इन हालात में क्या कोई लड़की खुश रह सकती है? मुझे आसिम के साथ जिंदगी गुजारने पर कोई खुशी ना मिली। मैं बेहद नाखुश रहने लगी। यूँ एक दिन जब दिल बहुत अफसुर्दा और घुटा हुआ था, मैंने इकराम को फ़ोन कर दिया, क्योंकि उसने मुझे शादी में मोबाइल तोहफे में भेजा था, जिसका मतलब था कि मुझको फ़ोन करना। अब जब मैं तन्हा होती इकराम से फ़ोन पर बातें कर लेती, जिससे दिल हल्का हो जाता था। ऐसी बातें नहीं छुपती। एक रोज़ मैं रो रो कर इकराम को अपने दिल का हाल सुना रही थी कि मेरे शौहर ने वो बातें सुन ली। बस फिर क्या था, उसने खूब झगड़ा किया। दरअसल वो मुझको तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा था और कोई बहाना उसके हाथ नहीं आ रहा था। मैं उसकी माँ की पसंद थी और खाला मुझे ब्याह कर लाई थी। आसिम तो मुझसे शादी का आरजूमंद था ही नहीं। बस इस बात पर कि मैं इकराम से फ़ोन पर बात कर रही थी, शौहर ने मुझको तलाक दे दी। जब मुझे तलाक दी गई, मेरी शादी को 8 माह हुए थे। उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेज दिया। जब तलाक की वजह बताई गई तो मेरे वालिदैन भी चुप हो गए। वो क्या करते? तलाक की वजह से हर कोई अफसुर्दा था और कोई खुश था तो वो इकराम था। तहाँ मेरे घर वाले अब इकराम को सख्त नापसंद करने लगे कि जिसकी वजह से मुझको तलाक हुई थी। इकराम में एक बहुत बड़ी खराबी थी कि उसको मेरी इज्जत की कोई परवाह ना थी। वो हर जगह बैठकर मेरी और अपनी बातें करता रहता था। ताहम मुझको उसकी कोई खामी नज़र नहीं आती थी। बस एक बात सोचती थी, अब तो मुतल्लका हो चुकी हूँ, वो जैसा भी है उससे प्यार करूँगी। शायद उसके साथ शादी हो जाने से ज़िंदगी संवर जाए और मैं पिछला दुख भुला दूँ। मेरे लिए 2-4 रिश्ते आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इकराम की वालिदा भी आईं, मगर मेरे वालिदैन ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये कोई काम नहीं करता, लिहाजा हम इस बेरोज़गार लड़के को भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे, जबकि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। इकराम और मैं कभी कभी मिलते थे। उनके घर की छत से हमारे मकान की छत बिल्कुल जुड़ी हुई थी, लिहाजा जब सब सो जाते हम दोनों अपनी अपनी छत पर चले जाते और बातें करते। मैं कहती थी, इकराम मुझे नहीं लगता कभी हमारे घर वाले मान जाएंगे। वो हरगिज़ मेरी तुमसे शादी ना करेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हुई है। तब वो कहता, बानो तो फिर ऐसा करो कि हम घर से निकलकर शादी कर लेते हैं। बिल आखिर वालिदैन ने इकराम के घर से दूरी की खातिर वो घर बेच दिया और हम लोग यहाँ आ गए। सारा दिन बानो हमारे घर रहती थी। वो मुझको अपनी सारी बातें बताती। बानो का एक कज़न पिंडी में रहता था जिसका नाम अरसलान था। वो भी उनके गांव का था, लेकिन बाद में वो शहर आ गया अपनी नानी नाना के पास, क्योंकि उसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो गए थे। अरसलान काफ़ी खूबसूरत और बानो से उम्र में 5 बरस छोटा था। हम दोनों कज़न आपस में खूब घुल मिल गए और उनकी दोस्ती हो गई। अरसलान चूंकि इकराम का भी दोस्त था, लिहाजा वो बानो के बारे में सब कुछ जानता था। वो हमेशा उसको यही हिदायत करता था कि बेशक तुम मुतल्लका हो और अफसुर्दा भी रहती हो, ताहम अकल से काम लेना और कोई गलत कदम मत उठाना। जो भी कदम उठाओ अपने वालिदैन की रजामंदी और मर्जी से उठाना। अरसलान का ये इखलास दोस्ती के और मोहब्बत के जज्बे में तब्दील हो गया, मगर वो इससे 5 बरस बड़ी थी, इसलिए अरसलान ने इस जज्बे को दिल में दबा लिया और उसके सामने इजहार की जुर्रत ना कर सका। एक दिन अरसलान हमारे घर भी आया। तब उसने मुझे बता दिया कि वो बानो को पसंद करता है, मगर ताकीद की कि ये बात बानो को ना बताना। तभी मैंने सोचा कि ये कैसा बुज़दिल है, प्यार भी करता है और बानो पर जाहिर भी नहीं करना चाहता। कैसी अजीब सोच थी उसकी। इधर इकराम की अम्मी मुसलसल बानो के वालिदैन को मना रही थीं और मिन्नतें करती थीं कि बानो का रिश्ता दे दो। जब वो नहीं माने तो इकराम मायूस हो गया और उसने बानो को उकसाया कि तुम मेरे साथ निकल चलो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसने घर से भागकर शादी करने का मंसूबा भी बना लिया और बानो से कहा कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह आ जाना। बेवकूफ़ बानो उसकी बातों में आकर मुकर्ररा वक्त वहाँ गई, मगर इकराम नहीं आया। जब वो काफ़ी देर तक ना लौटी तो उसके घर वालों को तशवीश हुई। उन्होंने सुनगुन ली तो इकराम के एक दोस्त ने राज फाश कर दिया और बताया कि बानो रेलवे स्टेशन पर गई है। वो भागे भागे गए। शुक्र है वो किसी गाड़ी में सवार न हुई थी। वो ख़वातीन की इंतज़ारगाह में बैठी मिल गई। भाई उसको पकड़ कर ले आए। बाप ने घर में 4 दिन बंद रखा कि भाई उसको मार न दें। भाइयों का इरादा उसको मार डालने का ही था। आखिरी बार वो मुझसे उस वक्त मिली जब वो घर से जा रही थी, मगर उसने मुझे भी ना बताया कि कहाँ जा रही है, क्योंकि उसको तो जाने की जल्दी थी। बहरहाल भाइयों का गुस्सा ठंडा ना हुआ और मौका मिलते ही उन्होंने बानो को मारना चाहा। पिस्तौल की 2 गोलियां उसकी टांगों पर लगी और वो मौतो ज़ीस्त की कश्मकश में मुब्तला हो गई। वालिदैन उसको अस्पताल ले गए।
जब हमको पता चला हम सब भी काफ़ी परेशान हुए। मैंने उसके लिए बहुत दुआएं की। दुआ कबूल हुई, बानो को होश आ गया और डॉक्टरों ने उसकी ज़िंदगी बचाई। लेकिन अब वो बहुत शर्मिंदा थी, अपने घर वालों से किसी से आंख न मिला सकती थी। ताहम उसने होश में आकर पुलिस वालों को ये बयान दिया कि मुझे इकराम ने मारा है, क्योंकि वो अब उससे नफरत करने लगी थी। तब इकराम कहीं भाग गया और रूपोश हो गया। बाद में वो वापस आ गया, क्योंकि सारा मोहल्ला जानता था कि इस लड़की को उसके भाई ने मारा था। अब बानो तन्हा हो गई। वो जो पहले मेरी गमगुसार थी, उसको मेरी गमगुसारी की ज़रूरत थी। मैं घर वालों के खौफ की वजह से ज़्यादा उसके पास नहीं जा सकती थी। इकराम ने बेवफाई की, घर वाले भी उससे नफरत आमेज़ बातें करने लगे। सभी हैरान रह गए कि एक घर से भागी हुई मुतल्लका और मजरूब लड़की से अरसलान, जो कि उम्र में भी छोटा था, अपने से ज़्यादा उम्र की खातून को अपनाना चाहता था। आखिर क्यों? क्या महज हमदर्दी की वजह से, या वाकई उसको बानो से मोहब्बत थी? अरसलान ने बहुत यकीन दिलाया, मगर बानो ने यही सोचा कि यह नादानी कर रहा है, क्योंकि मुझसे उम्र में छोटा है, उसको ज़िंदगी का इतना पता नहीं। उसने इनकार कर दिया। ताहम बानो के वालिदैन ने इस रिश्ते पर हाँ कर दी। अरसलान बहुत खुश था, कहता था कि मैं बानो को इतना खुश रखूंगा कि वो माजी के सारे दुख भुला देगी। शादी की तैयारियां होने लगी थीं कि कुछ दिनों बाद ही सब कुछ उलट हो गया। इंग्लैंड से बानो की खाला आ गई और कहने लगी कि हम अपनी बहू को लेने आए हैं, कि आसिम ने तलाक 1 बार दी थी, 3 बार नहीं दी थी। बहरहाल फिर निकाह हो गया और बानो के घर वालों ने यही सोचा कि अपने घर चली जाए तो अच्छा है। लड़की पर एक बार घर से भागी हुई का लेबल लग जाए तो लड़की के इस जुर्म को कोई माफ़ नहीं करता। बानो को वापस भेजने की तैयारियां होने लगीं तो वो काफ़ी परेशान थी। अरसलान भी बेहद अफसुर्दा था। वो मेरे घर आई तो कहने लगी, मैं अपने से ज़्यादा अरसलान के लिए दुखी हूँ, क्योंकि वो बेहद परेशान है। कहता है तुम मुझसे कितनी दूर चली जाओगी, ऐ काश तुम्हारी खाला ना आती और हमारी शादी हो जाती। बानो के जाने से पहले अरसलान ने उसको मोबाइल ला कर दिया कि मुझसे कभी कभी बात कर लिया करना। लेकिन बानो ने यह कहकर कबूल नहीं किया कि मोबाइल एक ऐसा तोहफा है जिससे अक्सर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बस अगर किसी लड़की से सच्चा प्यार है तो उसकी इज्जत भी बहुत अजीज होनी चाहिए कि वो आपकी वजह से मुआशरे में बदनाम ना हो। बानो चली गई और मैं आज भी सोचती हूँ कि उसका गम मुझसे बड़ा था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा हौसले वाली थी। दुआ करती हूँ कि मेरी दोस्त बानो जहाँ भी हो खुश हो। दोस्तों, मोबाइल के जहाँ फ़ायदे हैं वहीं इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है, जिससे नौजवान लड़के और लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।